तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और नगमा और मैं अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं कर्नाटका एग्जिट पोल्स। अब आपको ये बता दें कि अभी पोलिंग चल ही रही है कर्नाटक में। 6 बजे खत्म होगी तो उसके बाद 6:30 बजे से नगमा जी नतीजे आने शुरू होंगे एग्जिट पोल के, और उसमें ये पता चलेगा कि अलग अलग जो पोल वैज्ञानिक हैं जो कि एग्जिट पोल कराते हैं वो किस पार्टी को कितना आंकते हैं, ओपिनियन पोल से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या जो लास्ट मिनट पे जो स्लॉग ओवर्स में जो बैटिंग की है नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में उसका कितना प्रभाव पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आखिर में जिस तरह का कैंपेन किया है उससे वाकई कितना फर्क पड़ा है, और वो लोग जो कांग्रेस को लेकर बहुत होपफुल हैं, उम्मीद से हैं, उन्हें भी ये लगता है कि कुछ इससे मार्जिन जो अगर वो जीतते हैं तो उसमें भी जरूर डेंट हुआ होगा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। 224 सीटों के लिए ये वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक करीब 52.2% मतदान जो है वो हुआ है। 2018 के मुकाबले में ये काफी कम है। 2018 में 3 बजे तक का जो आंकड़ा था उसमें 72% वोटिंग हुई थी, और लोगों में उत्साह ज्यादा, भीड़ ज्यादा, ये तमाम चीजें जो हैं वो नजर आ रही थी। लेकिन इस दफा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी तमाम धुआंधार कैंपेन, आक्रामक कैंपेन के साथ साथ भी तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जो मेहमान हैं मनीषा प्रियम है, राजनीतिक विश्लेषक तुषार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडिटर स्वराज, अमिताभ तिवारी हैं राजनीतिक विश्लेषक। मनीषा, जो वोटिंग परसेंटेज है, पहले इसी पर आपकी पहली टिप्पणी की, बहुत ही लोगों में एक मायूसी सी दिख रही है, लोग तो बाहर निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, क्या बताता है ये? अब देखिए, वोटिंग परसेंटेजेस अपने आप में राजनीति के किसी रंग का झंडा नहीं फहराते, लेकिन हाँ, लोगों में किसी मुद्दे पर यदि प्रबल रोष हो या कि कोई प्रबल समर्थन करना चाहते हो तो दोनों जो इंस्टेंसेस हैं उसमें लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं। शहरी इलाकों में वैसे भी पिछली बार जब वीकेंड था तो लोगों ने कहा कि बंगलोर से लोग छुट्टी मनाने चले गए, तो इस बार वीकडे में रखा गया। तो वो एक्सपीरियंस खास तौर से मनीषा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इलेक्शन कमिश्नर ने कि हम जानबूझ के वो हफ्ते के एकदम बीच में रख रहे हैं कि कोई छुट्टी मनाने ना चला जाए। तो बिल्कुल लोगों की सुई जो है वो टस से मस नहीं हुई। शहर का आंकड़ा मैं जो देखती हूँ वो काफी निराशाजनक है। तो शहर के लोग तो ये कहते हुए आते हैं कि इस चुनाव में मुझे कोई दल नहीं चाहिए, मेरी अपनी सड़क ठीक होनी चाहिए, और बाढ़ में यहाँ देखिए कितनी संपत्ति का लॉस हुआ, और बंगलोर जो है वो विश्व का केंद्र है लेकिन शहरी जो फैसिलिटीज हैं उनका इजाफा नहीं हुआ। अर्बन पुअर की बात भी बहुत की जाती है। तो मध्यम वर्ग अपनी आवाज लेके उठता है आगे, निचला वर्ग जो है वो कहता है कि इनकी बात अगर नहीं सुनते तो आप हार जाइएगा। लेकिन किसी तरफ से भी एक फुट स्टैंपिंग इलेक्शन जो है वो हम नहीं देखते। लेकिन मैं ये भी कहूं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं एकदम बिल्कुल जो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी थी वो बसवराज बोम्मई पर थी, कोई पीछे उनके नहीं दिखा। अकेले उन्होंने काफिला लेकर शहर में वो 2-2 दफा निकले, शहर के अनेक इलाकों में, और निकटवर्ती मैसूर में भी रहे। तो इन सब को लेकर बंगलोरियों ने लगता है कि, लेकिन ये भी तो ये दिखता है, माधुराव भी हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता, के कोई भी पूरा जो कैंपेन था प्रधानमंत्री उसको लीड कर रहे थे, जो नेता थे वहां के लोकल बड़े चेहरे वो ज्यादा नजर ही नहीं आए, और पूरा का पूरा बीजेपी ने जो कैंपेन किया वो नेशनल इश्यूज पे किया, लोकल इश्यूज थे ही नहीं ज्यादा। और आप बाद में देखें जिस तरह से हनुमान जी की एंट्री हुई वहां पर, बजरंग दल, तो ये भी तो दिखता है कि आपके पास अचीवमेंट्स बताने को ज्यादा कुछ थे नहीं, तो इश्यूज कहीं और से आ रहे थे। पहले नमस्ते। नहीं, मेरा मानना है कि हमारे जो लीडर्स है, में हमारा मुख्यमंत्री है और दूसरे सारे मिनिस्टर्स थे, मोदी जी के आने के पहले ही हम तैयार रखे थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, हमारे पास जो है जो कार्यक्रम जो था कर्नाटक सरकार का हमने लागू किया था, उसके ऊपर ही हमने जिक्र किया था, हमने एडवर्टाइजमेंट भी किया था, लोगों को पहुंचा भी दिया था। तो हमारा ये मानना है कि जो सरकार था, हमारा जो सरकार था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी के सरकार था, हमारा भाजपा का डबल इंजन सरकार था, उसके जो प्रोग्राम्स था उसके भी हम जिक्र किया है लोगों को। और स्वाभाविक तरीके से हमारा ये मानना है कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, हमारा लीडर है, तो वो स्वाभाविक है कि हम
उसको मांगा कि आप इधर होने चाहिए तो है। तो मैं इसे कांग्रेस को पूछना था, तो आपके पास कौन है? आपके पास लीडर्स भी नहीं है, आपके पास प्रोग्राम्स भी नहीं है, सिर्फ वो टिप्पणियां करते रहते हैं, एलिगेशंस करते रहते हैं। तो उसके ऊपर तो थोड़ी ना अच्छा, जनता वोट ये करेंगे। बात सही है, लेकिन देखिए ऐसा है, ये सब होने के बावजूद बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके प्रस्तुत करने में अव्वल नंबर पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी। अब इसका क्या चुनावी लाभ होगा वो या नुकसान होगा वो तो आगे देखेंगे और चुनाव के नतीजों पर पता चलेगा। साकेत लेकिन जी, मधु जी एक सेकंड आप हमारे साथ बने रहिए, जरा और लोगों के कमेंट्स ले लें। अमिताभ तिवारी जी पॉलिटिकल बाबा के नाम से बेहद मशहूर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तुषार जी और मनीषा जी, एक एक करके पहले आपसे कमेंट ले लें। मनीषा जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल होगा, एक ओपिनियन पोल्स में जो हवा एक दिखाई दे रही थी, ग्राउंड पे मोमेंटम जो दिखाई दे रहा था वो था कांग्रेस के लिए, उनके फेवर में। लेकिन उसके बाद ये मुद्दा आया, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया बीजेपी ने और फिर बजरंग बली वाला मुद्दा उठाया और उसके बाद बहुत भारी भरकम रोड शो किए। आपको लगता है कि इसका चुनाव के नतीजे पर प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक में, या भयंकर रूप से लोकल इश्यूज मैटर करेंगे जैसे कि आप कहती रही? तीनों ही बातें जो हैं वो लोकल इश्यूज में परिवर्तित हो चुकी थी। बजरंग बली किसने कहा कि लास्ट मिनट ये उठाया गया? 2022 से जो अंजनप्पा के मंदिरों के ऊपर और जिन इलाके में माना जाता है ऐसा कि हनुमान जी का बर्थ प्लेस था, वहां तो ये बातें उठाई जा रही थी। उडुपी के मंदिर से लेकर के श्रीराम सेना ने कहा कि हम समर्थन करते हैं। मुस्लिम ट्रेडर्स जो हैं वो छोटे छोटे मंदिर के इलाके में फेयर्स ना लगें, उस पर बैन, और इस पर सब एकता तो हो ही चुकी थी। अब किया ये गया कि जो एक बिल्कुल मिलिटेंट वर्कर बीजेपी के पक्ष में इमर्ज किया था, वो अब तक जिनको कि फ्रिंज कहा जाता था, वो अब भाजपा की मध्य धारा, केंद्र धारा बन चुके थे। तो उनको आकर्षित करने के लिए अंत में कि वो जाएंगे और बिल्कुल दरवाजा खटखटा के, देखिए लास्ट में वोटर को आपको मत बूथ तक ले आना है और उसके लिए आपको एक कमिटेड कोर काडर चाहिए। तो ये एनर्जाइज करने के लिए किया गया। रिजर्वेशन क्यों किया गया? रिजर्वेशन अब इसलिए किया गया कि एक बड़ा धराड़ जो है डोमिनेंट पॉलिटिक्स का, लिंगायत और वोकलिगा दोनों ही ये समझे कि भाई हमको इधर रहना है तो हम ठीक रहेंगे। तो ये अपील की गई, लेकिन इसकी सुनवाई कितने हुई वो अब मतपेटी में बंद है। आप सही कह रही है कि उनको इतना भावनात्मक इसको या उठाया गया, पर क्या अमिताभ ये तो दिखाई नहीं दिया कुछ जमीन पर? अगर ऐसा होता तो इतना वोट परसेंटेज क्या कम रहता या ज्यादा लोग निकलते? कोई लोगों में रोष पैदा हुआ इसे लेकर? देखिए 52% अगर 3 बजे तक है, तो अगर 6 बजे तक वोटिंग होगी तो मोस्टली जो पिछली बार का वोटर टर्नआउट था उसके आसपास नंबर रहेगा। 72%, 72% के ऊपर रहेगा। अब जहां तक इस मुद्दे की बात है, तो देखिए जो हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर है उस पर तो इसका कुछ कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। वो तो पहले से ही बीजेपी को वोट कर रहा है। कोई भी चुनाव जो है वो कोई भी चुनाव जो है वो पार्टी का आइडियोलॉजिकल वोटर तो उसको जीत नहीं सकता है। वो होता है कि जो न्यूट्रल वोटर है, जो स्विंग वोटर है, जो 12-15% जो वोटर पूल है, वो चुनाव के दिन या चुनाव से 1 या 2 दिन पहले डिसाइड करता है किसको वोट करना। अगर सीएसडीएस का सर्वे आप देखेंगे तो ये जो वोटर है, इसको स्विंग करने के लिए, इसको अपने पाले में लाने के लिए इस टाइप की जो एक इमोशनल पीछे बीजेपी ने कोशिश करी है खेलने की। हालांकि हिंदुत्व भी खास करके अगर आप देखेंगे कर्नाटक में, तो कोस्टल और नॉर्थ कर्नाटक को छोड़कर के ज्यादा चलता नहीं है। ओल्ड मैसूरू में भी, जहां टीपू सुल्तान का मुद्दा इतने दिनों से बीजेपी उठा रही है, हर बार नंबर 3 पोजीशन पे रहती है बीजेपी। तो अब मोदी जी ने अपने ऊपर बीड़ा उठाया है, क्योंकि जो सीएम फेस है, हमने सीएसडीएस के सर्वे में देखा, एनडीटीवी में काफी अनपॉपुलर है वहां पर। तो मोदी जी एज ए सुपर सीएम आकर के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पार्टी ऑपोजिशन में होती है और पार्टी जब पावर में होती है, इन दोनों टाइम पे मोदी मैजिक अलग अलग काम करता है। क्योंकि वोटर कहता है कि ठीक है, पिछली बार तो हमने आपको वोट कर दिया आपके नाम पे, आपके चेहरे पे, लेकिन आपके गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसका तो आकलन करना ही पड़ेगा, चाहे आप रोड शोज करें, चाहे रैली करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत खास असर होने वाला है चुनाव पे। अब ऑफ कोर्स नतीजे जब आएंगे तो तुषार जी देखिए, कर्नाटक के संदर्भ में ये कहा जाता है
कि जो चीज अमूमन, और ये जो CSDS का जो सर्वे जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें भी ये बात निकल करके आई कि जो चीज केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि संगठन मजबूत, पार्टी पहले, उसके बाद इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, ये सारी चीजें CSDS का सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस पर लागू होते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एकदम उल्टा खेल है। वहां पर आप अगर नेतृत्व देखें तो कांग्रेस के पास दो बड़े चेहरे हैं। मतलब वो शुरुआत में लड़ते हुए शुरू जरूर हुए, लेकिन फिर बाद में आपने देखा है एक नंदिनी में जाकर के फ्लेवर्ड मिल्क पी रहे हैं, एक ऑटो चला रहे हैं, दूसरा दूसरे का इंटरव्यू कर रहा है कि आपका हाथ कैसा है, मतलब वो टाई पिन पहना रहे हैं। मतलब पोजिशनिंग में इन नेताओं ने कभी भी ये चीज नहीं दिखाई कि कोई विरोधाभास है घर में या कोई लड़ाई है। आपसी मतभेद जो कांग्रेस पार्टी में है, देखे वो तो सबको दिख रहे हैं, पर ये इलेक्शन ऐसा है ना कर्नाटक का, और एक रिफ्रेशिंग चेंज है, क्योंकि पिछले कुछ इलेक्शन हमने जो देखे वो तो स्लॉग ओवर की बात ही नहीं हो रहे थे, वो पहले 5 ओवर में ही भाजपा निकाल रही थी। इस इलेक्शन में एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक 224 असेंबली सीटें हैं। अगर मैं 2019 के आंकड़े उठाऊं, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी के पास आई 177 सीटें, 177, यूपीए के पास गई 36 सीटें। 17% वोट जंप था बीजेपी का 2018 से 2019 में। पहले तो खुद में यही बहुत बड़ी बात थी, पर सबसे जरूरी बात यह है कि 80 सीटों पर, 177 में से लगभग 80 सीटों पर जो बीजेपी का गेन था वो 0 से 10% का था। अब आते हैं कांग्रेस पर, 36 सीटें आई, पर 80 सीटों पर कांग्रेस की भी जो लॉसेस थे 2018 के कंपैरिजन में वो 0 से 10% थे। तो संकेत बात सारी आके ठहर जाएगी मार्जिन पे, और जब बात मार्जिन की होती है ना तो बात आ जाती है स्लॉग ओवर बैटिंग के। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने क्या किया, हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, आपने एक ग्राउंड लेवल पे लोगों को इकट्ठा कर दिया। आपने रिजर्वेशन की बात करी, एक तरफ वोटर इकट्ठा हो गया जिसको इंपैक्ट कर रही थी रिजर्वेशन का सब्जेक्ट, जैसे मुसलमान वोटर इकट्ठा हो गया, उनको देख के शायद वोकल लीग और लिंगायत वोटर भी इकट्ठा होगा, तो काउंटर कंसोलिडेशन का भी सवाल है। आपने पीएफआई पर क्या स्टांस लिया, आपने हिजाब इशू पर क्या स्टांस लिया, अब वो सारी बातें घूम फिर कर वापस आएंगी, आज आई होंगी वोटर के मन में। अब क्या उसका असर होता है? ये तो तुषार जी ऐसे बीजेपी चाहेगी कि ये ऐसा वोटर के मन में आए, पर ऐसा हो भी आए नहीं ये पता चलेगा ना, वो 13 तारीख को पता चलेगा संकेत। ये सारा खेल ही मार्जिन ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुजाता पॉल और श्वेता यादव हैं, जेडीएस प्रवक्ता। ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास कमेंट के लिए। तो बात कर रहे हैं हम कर्नाटका की। वोटिंग लगभग खत्म होने वाली है कुछ ही देर में। वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दे कितने हावी रहे, कैसे कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बनाए हुए नैरेटिव के पीछे पीछे जाने लग गई, और क्या लोकल मुद्दे हावी रहे या नेशनल मुद्दे जो हैं जिनकी कोशिश बीजेपी ने की। हमारे साथ सुजाता पॉल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत इनफाइटिंग की बात हुई कि कांग्रेस के अंदर भी थी, लेकिन आखिरकार एक यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस दिखा पाया। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर बाद में ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है। तो कितना आपको इसका जो ये बजरंग बली इशू था उसको आपको क्या लगता है, किस तरह से पोलराइजेशन हो पाया, असर हुआ? आपके ही नेता बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए, तो जो बातें लेकर आप आगे बढ़े थे उससे आप लोग बैकफुट पर दिखाई दिए। क्या आपको लगता है इसका असर होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्ववादियों की पार्टी अगर सोचती है कि हिंदू धर्म पे उनका आधिपत्य है तो उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और कर्नाटका की जनता भी ये दिखा रही है। कर्नाटका की जनता जानती है कि 6.5 करोड़ लोगों को सुविधाओं की जरूरत है और इस तरह की बेतुकी बातों की जरूरत नहीं है। और कर्नाटका की जनता ये भी देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री जो है सब कुछ छोड़कर जो लोकल लीडरशिप है उसको भी नकार रही है कि लोकल लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इन्हें मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं, ये कार्य कर नहीं पाते। ये 40% की सरकार जो घूसखोरों की सरकार है, तो जनता क्या देखती है? जनता देखती है कि हमारे मुद्दों पे हमारे कौन से नेता है जो खरे उतरे हैं। इस वक्त भाजपा की सरकार थी और भाजपा की जो सरकार बनी
वो भी गलत तरीके से आई। और दूसरी तरफ जब आप जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो पत्र इशू किया वो बताता है कि जनता जो है वो किस तरफ देख रही थी। उस पत्र में ये कहा गया कि जो इस वक्त जनता जिस तरीके से त्रस्त रही है, सोच समझकर वोट करने की जरूरत है। सीधी तरह से ये बात कही जा रही थी कि ये सरकार जिसने लूट मचाई है, इस सरकार को नहीं रहने देना है। दूसरी तरफ जो लोकल लीडरशिप है वहीं से सीएम बनेंगे ना, लेकिन आज इनके अंदर जो लड़ाई झगड़ा है और जो व्यक्तिवादी राजनीति का नतीजा है कि एक व्यक्ति की पूजा में ये लोकल लीडरशिप डेवलप ही नहीं कर पाए। जिसको प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बना दिया, उसको हटा दिया, फिर दूसरे को बना दिया, बस यही चलता रहा और ये केवल खुद का विकास करते रहे। सुजाता जी, लेकिन सवाल जो नगमा जी पूछ रही थी वो थोड़ा सा अलग था और उसके लिए जो ग्राफिक है स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और श्वेता यादव जी के पास जाएंगे कि जिस सीट पर जो पार्टी विजयी थी उस पे रनर्स अप कौन था। तो बीजेपी जिन सीटों पर जीती है, जैसे कांग्रेस का देख लीजिए, उसमें बीजेपी जो है वो 59 सीटों पर कांग्रेस जहां जीती उसमें से 59 सीट्स पर बीजेपी सेकंड रनर्स अप थी। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की यहां बात होती है। लेकिन जेडीएस का श्वेता यादव अगर हम ये आंकड़ा दिखाएं तो आप कांग्रेस पार्टी को ज्यादा पछाड़ करके अपनी सीटें आप जीती हैं, यानी कि 25 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 रही है, जहां पर आपने 2018 में अपनी जीत हासिल की। मेरा सवाल आपसे यह है, आपको लगता है शायद इसी वजह से कांग्रेस ने ये बजरंग दल बैन की बात की, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आप लड़ाई भले ही वो बीजेपी से पब्लिकली ये दिखा रहे हो कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनको पूर्ण बहुमत लाना है तो उनको आपको भी पछाड़ना पड़ेगा, जैसे कि ये आंकड़े बताते हैं और अभी थोड़ी देर पहले मनीषा जी भी बता रही थी। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ जेडीएस को खत्म करने की बात जो है कर्नाटका में, वो कतई नहीं होने वाला है। हाँ। ये तो साफ नजर दिख रहा है, क्योंकि आज पोलिंग का डे है तो सब जनता के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है, हमारी नेता कैसा हो, लोकल इश्यू पे बात करने वाले जैसा हो। लेकिन दोनों नेशनल पार्टीज कहाँ बात कर रहे हैं नेशनल, ये जो हमारे लोकल इश्यूज है। तो सोनिया गांधी जी आई, वो तो सार्वभौमत्व पे उतर आए, तो यहाँ पे बजरंग दल बैन करने की बात कर रहे हैं। तो बजरंग दल बैन करेंगे, चलो इससे अच्छा तो आप गरीबी बैन करो, तो अनएम्प्लॉयमेंट बैन करो, कुछ तो करो भाई। 70 साल रूल किया अपने देश को। और मैं बीजेपी वालों से भी यही पूछती हूँ, 3.5 साल तो मिला आपको डबल इंजन सरकार दौड़ाने का, कहाँ दौड़ रही है आपकी गाड़ी? कर्नाटक की जनता जानना चाहती है वो आप क्यों कर रहे हैं। आप ही बस मीडिया में ये बोल रहे हैं तो जेडीएस कम है, तीसरी स्थान पर है, ये कहीं कांग्रेस को ओवरटेक करके आगे जाना है या भी बीजेपी को कुचलना है, ये सब हो रहा है ना। तो जनता देख रही है दोनों नेशनल पार्टीज की जो 5-5 साल जो उनको अधिकार मिला था, तो उन्होंने क्या किया है। तो बीजेपी से सख्त नफरत करने लगे हैं। और कांग्रेस को जो बातें सुन के ना जनता अभी बोल रहे हैं, तो हम अभी मुस्लिम के तरफ हो गए। राहुल जी का आज जो स्टेटमेंट देखा गया तो बोल रहे कष्ट में उनको सब याद आते, हमेशा क्यों नहीं आते। बीजेपी वालों ने मुस्लिम को साइड कर दिया, लिंगायत को साइड कर दिया, तो इन लोगों ने ठेका ले लिया उनका। तो इससे वोट कहाँ मिलेगा आपको। आप ना लोकल इश्यूज, और हमेशा आपको ये करना चाहिए, आप लोकल इश्यूज के साथ साथ लोकल नेता भी बनना चाहिए। हर एक चीज पे केंद्र की जो लीडर्स है उस पे डिपेंड है। और हमारे जेडीएस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जेडीएस को हल्के में ना लिया जाए। भले ही मधु जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खूब मंद मुस्की मारे, लेकिन वो भी ये जानते हैं उनको कि आना है बहुमत तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, इससे पहले कि ये एक सेकंड, इससे पहले कि ये सब चलता रहे, मनीषा जी, लेटेस्ट 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं अमिताभ जी, 65.69%, यानी कि ये लगभग अभी 1 घंटे का और है। हाँ, 72 से ऊपर अगर ये ट्रेंड जाता है तो पिछली बार से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जी मधु जी। नहीं, आपको लगता है मधु जी आपको ये लगता है कि कांग्रेस ने कोशिश तो ये की बजरंग दल पर बैन की बात करके कि जेडीएस को चित्त करें, लेकिन उस चक्कर में आपको बल दे दिया? नहीं, उसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले मैं जेडीएस प्रवक्ता सुन रहे मैं
मेरा एक कहना है कि जो परिवार को नहीं संभाल नहीं पाते वो राज्य को क्या संभालेगा, वो पक्ष को क्या संभालेगा। तो यही हाल है जेडीएस का। जेडीएस में हमें पता है कि कितना मतभेद है रेवन्ना और एचडी के उसके बीच। तो हमें पता है कि उसको पहले परिवार को संभाले और फिर राज्य को संभाले, पहली बात। दूसरा, वो जो बजरंग बली के बाद आए तो हम शुरू नहीं किया उसको। कौन शुरू किया उसको शुरू किया है कांग्रेस वालों को। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं जी, पीएफए के बारे में और एसडीपीए के बारे में हम उसके खिलाफ है। ये जो कांग्रेस पार्टी है एसडीपीए से समझौता करके 25 सीट और 2018 में खड़े होने के लिए बात कर रहे थे, वो क्या असत्य है? हमने बात नहीं किया भाई, वो बात किया है परमेश्वर जी ने स्टेटमेंट दिया है कि लोग को एसडीपीए को हमें सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि हमको बीजेपी को हराना है। हम सबको पता है कि एसडीपीए और पीएफए का नाते क्या है, और फिर भी होते हुए हम ये कहते हैं कि वो नहीं, आप सुनिए थोड़े। कई बातें कही हैं, वो छोटी सी टिप्पणी। सुजाता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी देखिए, ये जो एसडीपीआई है ना, ये भाजपा की बी टीम के तौर पे काम करती है, क्योंकि ये अपने आप ही बता देते हैं कि किसको सपोर्ट देना है। अभी हम बी टीम बन गए, अभी वो बी टीम बन गए। अरे आप तो बी टीम है, आप तो बी टीम है। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। आपका जो एमपी पाटिल साहब है, कैंपेन कमेटी का चीफ है, उन्होंने बताया कि एसडीपीआई का सपोर्ट हमें सख्त लेना है क्योंकि बीजेपी को हराना है। आप लोग एंटी नेशनल है, आप लोग एंटी इंडिया है, इसलिए आप टेररिस्ट के साथ समझौता करेंगे। मधु जी, ये एंटी वाली बात तो देखिए, चुनाव खत्म हो रहा है। ये चुनाव से पहले ये सब बातें बहुत होती हैं। अब तो खत्म हो रहा है, तो एग्जिट पोल का टाइम है। अब एंटी और प्रो बोल करके क्या, अब तो हो गई, अब तो हो गई। कोई ठीक नहीं है कि क्या पता हंग हो जाए और किसको कब जरूरत पड़े। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने